बच्चों, अब तक इसके पहली वाली क्लास में हम लोग विद्युत आवेश और उसके प्रारंभिक उदय के बारे में हमने पढ़ा था। अब आज हम पढ़ेंगे और विद्युत आवेश की परिभाषा भी पढ़ा था। अब आज पढ़ेंगे विद्युत आवेश के मूल गुण। इसमें सबसे पहला गुण होता है आवेशों की योज्यता। मतलब ये है कि विद्युत आवेश बीजगणितीय योग के नियम का पालन करता है। इसका जो एक मैं उदाहरण लेके समझाता हूँ। विद्युत आवेश बीजगणितीय योग के नियम का पालन कैसे करता है। जैसे मान लीजिए कि एक वस्तु है जिसपे मान लीजिए Q आवेश है, Q1 इस पर Q1 और Q2 आवेश है। Q1 और Q2 आवेश है। तो इस वस्तु पर कुल नेट आवेश जो होगा वो हो जाएगा Q1 प्लस Q2। मतलब दोनों आवेशों Q1 और Q2 के योगफल के बराबर हो जाएगा। तो मतलब विद्युत आवेश बिल्कुल उस तरह से व्यवहार करता है जैसे संख्याएं व्यवहार करती हैं। जिस तरह से प्लस माइनस करने पर, जोड़ने घटाने पर विद्युत मतलब संख्याएं जुड़ती घटती हैं, उसी तरह से आवेश भी जुड़ते घटते हैं। अगर यहाँ पे कोई वस्तु ऐसा हो जिसमें एक इस तरह के आवेश हो Q1 और दूसरा माइनस Q2 हो, तो इस पर नेट आवेश हो जाएगा, इस वस्तु पर नेट आवेश होगा Q1 माइनस Q2। तो ये पहला गुण है कि विद्युत आवेश जो है बीजगणितीय योग के नियम का पालन करता है। किसी वस्तु में या किसी निकाय में कुल आवेश, यहां हम लिख देते हैं विद्युत आवेशों की योज्यता। आवेशों की पहला गुण है ये, आवेशों की योज्यता। विद्युत आवेश बीजगणितीय योग के नियम का पालन करता है। जैसे यदि किसी निकाय में क्रमशः Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4 डॉट Qn आवेश हो तो निकाय का कुल आवेश इन सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर हो जाएगा। मतलब हम यहाँ पे इन सभी को जोड़ के लिख सकते हैं, इनके चिन्ह के सहित साथ में। Q नेट बराबर हो जाएगा Q1, अब देखो Q2 क्या है, ऋणात्मक है, इसको माइनस में लिखेंगे। फिर Q3 प्लस में है, Q3 प्लस, फिर माइनस Q4 और बाकी के आवेश को ऐसे ही उनके चिन्ह के साथ जोड़ते चले जाएंगे Qn। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो विद्युत आवेश होता है वो बीजगणितीय योग के नियम का पालन करता है। इसके अलावा मैं कुछ और एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद में एक एग्जाम्पल और लेता हूँ। देखिए, जैसे मान लो कि दो वस्तुएं हमारे पास है, इनको हमने रगड़ा। तो रगड़ने के बाद क्या होगा, एक वस्तु पर मान लीजिए प्लस Q आवेश आया, तो इतने ही परिमाण का दूसरे वस्तु पर क्या आवेश आएगा, माइनस Q। पहले वस्तु पर प्लस Q आवेश आया, दूसरे वस्तु पर माइनस Q। अगर इनको दोबारा हम किसी
किसी चालक तार से जोड़ दें, किसी चालक तार से जोड़ने के बाद इनमें इलेक्ट्रॉनों का विनिमय हो जाएगा, मतलब यहाँ पे नेट आवेश जो होगा फिर दोबारा प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, नेट जीरो। जिस तरह से हम लोग संख्याओं में पढ़ते हैं कि अगर हम कोई भी संख्या प्लस एक और माइनस एक जोड़ते हैं तो जीरो हो जाता है, प्लस दो माइनस दो जोड़ते हैं जीरो हो जाता है, उसी तरह से समान परिमाण के धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों को जोड़ने के बाद भी उनका परिमाण क्या हो जाता है, जीरो। और इसी प्रकार अगर यहाँ पे मान लीजिए प्लस टू क्यू हो और यहाँ पे माइनस क्यू हो, तो यहाँ पे क्यू नेट बराबर हो जाएगा, यहाँ पे क्यू नेट हो जाएगा, नेट आवेश इनको जोड़ने के बाद इनको संपर्क में जब करेंगे तो नेट आवेश हो जाएगा टू क्यू माइनस क्यू, क्यू बचेगा। देखो बिल्कुल संख्याओं की तरह होती है, जैसे दो में से एक घटा दें तो क्या बचेगा, एक, बिल्कुल उसी तरह टू क्यू में से एक क्यू घटा देंगे क्या बचेगा, क्यू। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि विद्युत आवेश क्या करता है, बीजगणितीय योग के नियम का पालन करता है। उसी प्रकार जैसे संख्याएं जो है बीजगणितीय योग के नियम का पालन करती है, ये विद्युत आवेश का मूल गुण है। ये सबसे पहला गुण हो गया, विद्युत आवेश की योज्यता, मतलब विद्युत आवेश योग के नियम का, बीजगणितीय योग के नियम का पालन करता है, एकदम साधारण संख्याओं की तरह। इसको सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था, क्योंकि ये बीजगणितीय योग के नियम का पालन करने के कारण ही इनका धनात्मक और ऋणात्मक आवेश नाम पड़ा। मतलब आवेशों का जो प्रकार होता है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो आवेशों के, आवेश के प्रकार, नंबर एक धनात्मक आवेश, नंबर दो ऋणात्मक। तो यहाँ पे जो ऋणात्मक और धनात्मक आने का कॉन्सेप्ट है, ये भी इसी वजह से है क्योंकि ये विद्युत आवेश जो होते हैं बीजगणितीय योग के नियम का पालन करते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे संख्याएं जुड़ती या घटती हैं, वैसे आवेश भी जुड़ते या घटते हैं। इसलिए यहाँ पे ये एक प्रकार धनावेश हो गया, एक क्या हो गया, ऋणात्मक। और इसमें धनात्मक और ऋणात्मक, पहले ऋणात्मक आवेश के पहले इनका नाम क्या था, धनात्मक आवेश को कहते थे विट्रस, जो कांच की छड़ का आवेश होता था, और ऋणात्मक आवेश को कहते थे रेसिनस, जो रेशम का आवेश होता था। मतलब रेसिनस का मतलब आवेश की अधिकता, मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाना रेसिनस कहलाएगा, और इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाना विट्रस कहलाएगा। बाद में जब ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने देखा कि ये बीजगणितीय योग के नियम का पालन कर रही है, संख्याएं जैसे करती हैं कि मतलब धनात्मक संख्याएं परस्पर जुड़ती हैं, एक धनात्मक या एक ऋणात्मक संख्याएं घट जाती हैं और दो ऋणात्मक संख्याएं जुड़ जाती हैं। अगर यहाँ पे माइनस क्यू, ये भी माइनस टू क्यू होता है, तो इनको जोड़ेंगे क्यू नेट, ये माइनस टू क्यू माइनस क्यू बराबर ये माइनस थ्री क्यू हो जाएगा। जैसे संख्या है माइनस टू माइनस वन, क्या बचेगा, माइनस तीन। तो विद्युत आवेशों की योज्यता, मतलब ये बीजगणितीय योग के नियम के पालन करने की वजह से ही इनका नाम धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश था। उसके पहले इनको विट्रस और रेसिनस नाम से जाना जाता था। तो ये पहला गुण हो गया जो वैद्युत आवेश का है। इसके बाद में आपको अगला बताता हूं, वैद्युत आवेश संरक्षण। इसको मिटा देते हैं। दूसरा देखिए, विद्युत आवेश का संरक्षण, वैद्युत आवेश संरक्षण। वैद्युत आवेश संरक्षण, दुनिया की कोई भी वस्तु हमेशा के लिए आवेशित नहीं रह सकती, ये आप जानते हो। और हर वस्तु जो होती है, प्रत्येक वस्तु प्रारंभ में विद्युत उदासीन होती है, विद्युत उदासीन। प्रत्येक वस्तु प्रारंभ में क्या होती है, विद्युत उदासीन। विद्युत उदासीन का मतलब ये नहीं कि इसमें आवेश जीरो है या आवेश है ही नहीं, ऐसा नहीं होता। विद्युत आवेश का मतलब है कि नेट आवेश जीरो, किसी निकाय का। उदासीन का मतलब होता है किसी वस्तु अथवा निकाय का नेट आवेश जीरो, नेट आवेश शून्य है।
किसी वस्तु अथवा निकाय का नेट आवेश शून्य होना ही विद्युत उदासीन कहलाता है। इसका मतलब यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि उसमें आवेश नहीं। दुनिया की सारी चीजें, जितनी भी चीजें हैं, सभी परमाणुओं से बनी है और उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। तो विद्युत आवेश स्पेशली डिफाइन होता है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन से। तो हर वस्तु में इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होते हैं, तो सभी में विद्युत आवेश होता ही है। नेट आवेश जीरो होने का मतलब है उदासीन होना। अगर कोई वस्तु उदासीन है, इसका मतलब उसमें ऐसा नहीं कह सकते कि उसमें आवेश नहीं है, नेट आवेश उसका जीरो है। तो यहाँ पे मैं विद्युत उदासीन होने की परिभाषा लिख दिया हूं। किसी वस्तु अथवा निकाय का नेट आवेश शून्य है तो उसको क्या कहेंगे? विद्युत उदासीन। अगर किसी दो वस्तु, मान लीजिए दो वस्तुएं हैं, इनको हम आपस में रगड़ देते हैं। जब रगड़ेंगे तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। ये मैंने आपको पहले लेक्चर में आपको बताया था। तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाने का कारण भी होता है तो कि जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की बंधता कम होगी उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में चला जाएगा। जैसे मान लो ये वस्तु ए है और ये वस्तु बी है, इसकी इलेक्ट्रॉन बंधता कम है। मान लीजिए यहां लिख देते हैं, इस ए वस्तु की इलेक्ट्रॉन बंधता कम है और इसकी इलेक्ट्रॉन बंधता मान लीजिए ए की अपेक्षा ज्यादा ही है, ऐसा मान लेते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधता ए से अधिक है। तो अब अगर ए और बी वस्तु दोनों को हम रगड़ेंगे, एक दूसरे से स्पर्श कर मतलब रगड़ेंगे, तो इलेक्ट्रॉन किससे निकलेगा? जाहिर सी बात है वस्तु ए की इलेक्ट्रॉन बंधता कम है और बी की इलेक्ट्रॉन बंधता ए की अपेक्षा ज्यादा है, तो ए से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और निकल कर जाएगा किसमें? ए से निकलकर बी में जाएगा। मान लीजिए वस्तु ए से इलेक्ट्रॉन n इलेक्ट्रॉन चला गया, तो ए वस्तु में n इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। ए वस्तु में क्या हो जाएगा? n इलेक्ट्रॉनों की कमी। और बी वस्तु में क्या हो जाएगा? क्योंकि ए से n इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा कहां? हवा में तो जाएगा नहीं, वो बी वस्तु में क्या, चूंकि रगड़ा गया है, तो ये मान लीजिए n वस्तु निकलकर n इलेक्ट्रॉन निकलकर ए से बी में चला गया, तो बी में क्या हो जाएगा? n इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। तो ए वस्तु में n इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई क्योंकि ए से इलेक्ट्रॉन निकलकर बी में चले गए और बी में उतने ही इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन का जबकि आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है ऋणात्मक -1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। तो ये आवेश की इकाई होती है। एक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम का आवेश होता है और प्रोटॉन पर यही आवेश धनात्मक होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। तो अब जितने इलेक्ट्रॉन ए से बी में गया हुआ है उतने ही इलेक्ट्रॉनों का ए में कमी हो जाएगी। और अगर मान लीजिए इसमें जो वस्तु ए है, ऐसा मान के चले कि अगर इसमें 10 इलेक्ट्रॉन थे, ऐसा मानते हैं कि 10 इलेक्ट्रॉन थे, तो इसमें 10 प्रोटॉन भी रहे होंगे, तो नेट आवेश इसका क्या है? 0 अभी ए वस्तु का। लेकिन अगर इस वस्तु से 5 इलेक्ट्रॉन बी में चले जाएंगे तो अब इस इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें कितनी हो गई? 5, और प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो गई? 10 ही है वो, क्योंकि प्रोटॉन तो जाएंगे नहीं। प्रोटॉनों का जाना नाभिकीय विखंडन कहलाता है। अब यहाँ पे प्रोटॉन में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगी, इलेक्ट्रॉन ही बी में चला गया। 5 इलेक्ट्रॉन जब चले जाएंगे तो अब यहाँ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनों से 5 की संख्या ज्यादा हो गई प्रोटॉन की। जब 5 की संख्या ज्यादा हो गई तो यहाँ पे इस वस्तु ए में 5 प्रोटॉनों का धनावेश आ जाएगा। और अब यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन गया है तो इस वस्तु में क्या होगा? 5 इलेक्ट्रॉनों के बराबर का ऋणावेश आ जाए, क्योंकि सामान्य अवस्था से इसमें 5 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए हैं। बिल्कुल उसी तरह अगर हम ए से बी में n इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित कर रहे हैं तो वस्तु ए पर n इलेक्ट्रॉनों का ऋणावेश हो जाएगा, धनावेश हो जाएगा, क्योंकि इसमें n इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं। और बी वस्तु पर क्या होगा? उतने ही इलेक्ट्रॉन चले गए, तो इसमें बी पर सामान्य अवस्था से n इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेश है तो इसमें ऋणात्मकता बढ़ जाएगी, इस पे क्या हो जाएगा? -ne आवेश। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर धनात्मक आवेश आ जाएगा और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन आता है उस पर ऋणात्मक आवेश आ जाएगा। जितने इलेक्ट्रॉनों की किसी वस्तु में कमी होती है
उतने का ही उसमें धनावेश आ जाता है, और किसी वस्तु में जितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है उतने का ही उसमें ऋणावेश आ जाता है। तो ये होता है इलेक्ट्रॉनों को का स्थानांतरण दो वस्तुओं को रगड़ने पे। ये सामान्य अवस्था में दोनों वस्तुएं एक मतलब विद्युत उदासीन थी। यन में अब इनको रगड़ने के बाद ए वस्तु की इलेक्ट्रॉन बंधता कम है, बी वस्तु की इलेक्ट्रॉन बंधता ए की अपेक्षा ज्यादा है। तो ए से एन इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो इसमें ए में क्या हो गया, एन इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, जिसके कारण इसमें एन ई मतलब एन इलेक्ट्रॉनों के बराबर का धनावेश आ जाएगा, और बी में क्या होगा, एन इलेक्ट्रॉनों के बराबर का ऋणावेश आ जाएगा, जिससे दोनों वस्तुएं आपस में आवेशित हो गई। लेकिन अगर किसी कारण से हम किसी भी तरह से इनको हम एक दूसरे से संपर्कित कर दें, मान लीजिए एक चालक तार से जोड़ देते हैं, जब चालक तार से जोड़ देंगे तो जो इलेक्ट्रॉन इससे गए थे इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई थी, अब ये पुनः वापस इलेक्ट्रॉनों को ले लेगा और ये अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन रखेगा भी नहीं। ये प्रकृति का नियम है कि कोई भी वस्तु अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन नहीं रख पाता है। तो ये डी वस्तु एन ई इलेक्ट्रॉन जो ए से पाया था वो क्या करेगा, वापस ए को दे देगा। तो यहां पे दोनों को जोड़ देने के बाद यहां भी आवेश जीरो हो जाएगा, नेट आवेश जीरो, और यहां भी नेट आवेश क्या हो जाएगा, जीरो, और दोनों ही वस्तुएं विद्युत उदासीन हो गए। मतलब ये कह सकते हैं ये विद्युत आवेश यहाँ पे संरक्षित है, मतलब पहले भी ये विद्युत उदासीन थे और अब भी विद्युत उदासीन है। मतलब ये हुआ कि दो वस्तुएं यहां पे हमने रगड़ा, एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर गया, जिससे जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन गया वो धनात्मक आवेशित हो गया और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन गया वो ऋणात्मक आवेशित हो गया। तो इलेक्ट्रॉन यहां कहीं से आवेश आया नहीं है, बल्कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ही आवेशों का विनिमय हुआ है। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे दोनों वस्तुओं को दोबारा जोड़ देंगे तो यहाँ पे नेट आवेश फिर जीरो हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे आवेश का नेट जीरो ही है। पहले भी रगड़ने के पहले भी नेट आवेश जीरो था, रगड़ने के बाद भी इनमें एक पर यानी धनात्मक आवेश, एक पर यानी ऋणात्मक आवेश। अब यहाँ पे इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे प्लस यानी और माइनस यानी नेट आवेश क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब पूरे ब्रह्मांड की जितनी भी वस्तुएं हैं सभी वस्तुओं पर नेट आवेश जीरो होता है। मतलब ये हुआ कि किसी वस्तु पर ना तो आवेश हम अतिरिक्त उत्पन्न कर सकते हैं, या हम ना तो उसे अतिरिक्त आवेश दे सकते हैं, ना तो उससे आवेश ले सकते हैं। यही विद्युत आवेश का संरक्षण का नियम है। किसी वस्तु के द्वारा अगर किसी कारण से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होता है, वो किसी न किसी कारण से पुनः वो विद्युत उदासीन हो जाता है। मतलब वो अलग से कहीं नहीं आया, कहीं से नहीं आया, एक वस्तु से गया है दूसरी वस्तु पर। एक वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है तो दूसरी वस्तु पर अधिकता हुई है। अब यहाँ पे दोनों को अगर जोड़ेंगे तो नेट आवेश फिर भी वही जीरो आ जाएगा। तो इस बात से ये समझा जा सकता है कि विद्युत आवेश क्या होता है, हमेशा संरक्षित रहता है। ना तो किसी वस्तु में अतिरिक्त आवेश दिया जा सकता है और ना ही किसी वस्तु को से अतिरिक्त आवेश लिया जा सकता है। और हमेशा किसी वस्तु पर नेट आवेश जो होता है वो हमेशा ही जीरो होता है। मतलब वस्तुएं विद्युत उदासीन इसीलिए होती है क्योंकि उस निकाय या वस्तु में नेट आवेश हमेशा जीरो होगा। अगर उस वस्तु से एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता भी है तब भी दोनों वस्तुओं के आवेशों को अगर जोड़ेंगे तो नेट आवेश फिर भी जीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसलिए आवेश संरक्षित रहता है। मतलब संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं उन सभी का जो आवेश होता है वो हमेशा उनका बीजगणितीय योग नियत रहता है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो विद्युत आवेश संरक्षण सिद्धांत ये यहाँ पे हो सकता है कि किसी वस्तु अथवा निकाय, यहाँ पे होगा किसी वस्तु अथवा निकाय पर आवेशों का बीजगणितीय योग हमेशा शून्य होता है अथवा संरक्षित रहता है। ना तो किसी वस्तु पर अतिरिक्त आवेश उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो उससे अतिरिक्त आवेश प्राप्त किया जा सकता है। यही विद्युत आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। जिस प्रकार आपने पढ़ा होगा विद्युत ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, बिल्कुल उसी तरीके से आपने पढ़ा था विद्युत ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत में कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरी रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। बिल्कुल उसी तरह यहाँ भी विद्युत आवेशों को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि यहाँ पर एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों या आवेशों का स्थानांतरण किया जाता है। अगर दोनों वस्तुओं के आवेशों का बीजगणितीय योग निकालेंगे
तो नेट आवेश पुनः 0 हो जाएगा। ये हो गया इसका विद्युत आवेश संरक्षण का सिद्धांत। ये बात आपको लगभग समझ में आ गई होगी कि किसी वस्तु को ना तो अतिरिक्त आवेश दिया जा सकता है, ना तो किसी वस्तु से अतिरिक्त आवेश लिया जा सकता है, बल्कि ऐसा हो सकता है कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में विद्युत आवेशों का स्थानांतरण करके वस्तुओं को आवेशित किया जा सकता है। लेकिन अगर दोनों वस्तुओं के आवेशों का बीजगणितीय योग निकालेंगे तो ये जो आवेशों का नेट होगा या परिणामी आवेश आएगा या बीजगणितीय योग जो निकालेंगे वो पुनः शून्य ही हो जाएगा। तो यहां पे हर वस्तु में विद्युत आवेश मतलब हमेशा हर स्थिति में विद्युत आवेश संरक्षित रहता है। ये इसका दूसरा मूल गुण हो गया। विद्युत आवेश का क्वांटीकरण, मैं आपको तीसरा गुण बताने चल रहा हूं, विद्युत आवेश का क्वांटीकरण। विद्युत आवेश का क्वांटीकरण। विद्युत आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत ये बताता है कि किसी वस्तु पर जो आवेश होता है वह आवेश अधिकतम Q बराबर NE हो सकता है। किसी वस्तु पर अधिकतम आवेश Q बराबर NE हो सकता है, NE, जहां N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E इलेक्ट्रॉनों अथवा प्रोटॉनों, इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन का मौलिक आवेश अथवा हम इकाई आवेश भी इसको कहते हैं, मौलिक आवेश अथवा इकाई आवेश। किसी वस्तु पर अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब किसी वस्तु पर अधिकतम आवेश Ne हो सकता है। N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन का मौलिक अथवा इकाई आवेश है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी वो हमेशा पूर्ण संख्या होगी। N जो है एक पूर्ण संख्या है, एक धन पूर्ण संख्या। और E का मान होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। N एक इलेक्ट्रॉनों की संख्या, N एक धन पूर्ण संख्या है। धन पूर्ण संख्या का मतलब होता है कि इसका मान 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये हो सकता है। कभी भी 0.5, 0.3, 0.2 ऐसा नहीं हो सकता, मतलब दशमलव में या अपूर्ण संख्या के गुणनफल के रूप में नहीं हो सकता है। मतलब जो विद्युत आवेश होता है किसी वस्तु में वो मौलिक आवेश अथवा इकाई आवेश का पूर्ण गुणज होता है। किसी वस्तु में विद्युत आवेश जो होता है वो मौलिक आवेश अथवा इकाई आवेश एक धन पूर्ण संख्या के गुणज के रूप में होता है। मतलब हमेशा ये कह सकते हैं किसी वस्तु में प्लस माइनस ये 0 आवेश, क्योंकि n का मान यहां 0 भी हो सकता है क्योंकि n क्या है, धन पूर्ण संख्या है। 0e प्लस माइनस 1e प्लस माइनस 2e प्लस माइनस 3e प्लस माइनस 4e आदि प्लस माइनस ne। ये जो प्लस माइनस आया है ये वास्तव में इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों का आवेश है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आवेश -1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम होता है और प्रोटॉन का आवेश
प्लस 1.6 गुणे 10 के घात -19 कूलम होता है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी, किसी भी वस्तु में जो आवेश होता है वो हमेशा मौलिक आवेश स्मॉल ई, इसे मौलिक आवेश या इसे अंग्रेजी में एलिमेंट्री चार्ज भी कहते हैं, एलिमेंट्री चार्ज। मौलिक आवेश के पूर्ण संख्या के गुणज के रूप में होता है, पूर्ण संख्या के गुणज के रूप में, मतलब एन ई क्यू बराबर एन। एन क्या हो गया? पूर्ण संख्या, धन पूर्ण संख्या, और ई क्या हो गया? मौलिक आवेश या इकाई आवेश। अगर किसी वस्तु में, जैसे कहा जाए कि अगर किसी वस्तु में, इसे मिटा देते हैं फिर दोबारा आपको दिखाते हैं कि जैसे किसी वस्तु में अगर ये कहा जाए कि एक इलेक्ट्रॉन, एक वस्तु में एक इलेक्ट्रॉन की सामान्य अवस्था से कमी है, इसका यह मतलब हुआ कि उस वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है और उस पर एक इलेक्ट्रॉन के बराबर का धनावेश आ जाएगा। तो उसमें क्या हो जाएगा? Q बराबर, क्योंकि n का मान यहां पे कितना है? एक इलेक्ट्रॉन सामान्य अवस्था से कम है तो n का मान 1 हो जाएगा, और E मौलिक आवेश वही रहेगा 1 × E। और ये जबकि कह रहा है इलेक्ट्रॉनों की कमी है, ये कमी है इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे ये क्या हो जाएगा? धनात्मक आवेश हो जाएगा। मतलब हमें लिखेंगे 1 + 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। अगर किसी वस्तु में कह रहा है 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो यही चीज हम लिखेंगे Q बराबर +2E। प्लस इसलिए लिखे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही तो प्रोटॉनों की अधिकता हो जाएगी, तो यहां पे प्रोटॉनों का साइन होगा धनात्मकता, तो 2 इलेक्ट्रॉनों का आवेश हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉनों के बराबर का धनावेश, तो यहां पे 2 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा प्लस 2 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। तो यहाँ पे 1, 2 या यही 3, 4, 5, 6 n का मान कुछ भी हो सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी या ज्यादा कुछ भी हो सकता है, किसी भी संख्या में हो तो उस संख्या में केवल 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम का हम गुणा कर देंगे, बस उस पे आवेश आ जाएगा। हाँ, ये चीज आपको ध्यान रखना है, अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो धनावेश आएगा, अगर कह रहा है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या सामान्य अवस्था से कह रहा है इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो उस वस्तु पर जो आवेश होगा वो ऋण आवेश होगा। बस ये चीज आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉनों की कमी तो वस्तु पर धनावेश, और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता तो वस्तु पर ऋण आवेश। एक चीज ये ध्यान रखना है। दूसरी बात ये ध्यान रखना है, उस वस्तु पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है या कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। जैसे कह रहा है 10 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, हम यहाँ पे Q बराबर सीधा कुछ बिना सोचे समझे हम लिख सकते हैं +10E, क्योंकि विद्युत आवेश जो होगा वो क्वांटाइज्ड होता है, मौलिक आवेश और पूर्ण संख्या के गुणनफल के गुणज के रूप में, गुणनफल के रूप में होता है। n क्या है? पूर्ण संख्या है, और E क्या है? मौलिक आवेश है। तो n का मान 0, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, लेकिन अपूर्ण संख्या नहीं हो सकता। अगर कहीं भी ऐसा लिखा हो Q बराबर 0.5E, तो ये गलत होगा, ये आवेश पॉसिबल नहीं है। यह लिखा है 0.3E, यह लिखा है 5/3E, ये चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये यहां पे जो n का मान है, n का मान जो है वो पूर्ण संख्या नहीं है। यही जो है यहाँ पे क्वांटीकरण सिद्धांत कहलाता है आवेशों का। मतलब किसी भी संख्या में जो आवेश होता है, किसी भी वस्तु में जो वस्तु पर जो आवेश होता है वो हमेशा
इलेक्ट्रॉनों के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है, मतलब पूर्ण संख्या के गुणनफल के रूप में होता है। मतलब यन का मान हमेशा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है, हमेशा ये पूर्ण संख्या ही होगा। और स्मॉल ई का मान ये नियत है, ई का मान जो 1.6 × 10⁻⁻19 होगा, -19 कूलम, ये मान हमेशा आवेश का नियत रहेगा। ये इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों के आवेश का परिमाण है। ये इलेक्ट्रॉन का भी आवेश का परिमाण इतना ही होता है, प्रोटॉन का भी आवेश का परिमाण इतना ही होता है। बशर्ते इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है इतना ही, ये 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के बराबर का ऋणावेश होगा। और अगर यही प्रोटॉन का आवेश कहेंगे तो यही इतना क्या हो जाएगा, धनावेश हो जाएगा। तो ये हो गया क्वांटीकरण, विद्युत आवेश का क्वांटीकरण। इसे आप लगभग समझ गए होंगे, बहुत बड़ी बात नहीं है, मतलब ये समझना है। और एक चीज समझ सकते हैं, जैसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण जो होता है वो हमेशा पूर्ण संख्या के रूप में हो सकता है। मतलब एक वस्तु से दूसरी वस्तु में, जैसे ए वस्तु है बी वस्तु है, एक इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि 0.5 इलेक्ट्रॉन चला गया, मतलब आधा इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं होगा। आधा इलेक्ट्रॉन मतलब ये पूर्ण संख्या नहीं है ना, आधा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इतना छोटा कण है कि वो जो है आधे या तिहावे के बारे में हम लोग कल्पना ही नहीं कर सकते। तो इसलिए एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण जो होगा वो हमेशा पूर्ण संख्या के गुणज के रूप में होगा, और उसी को हम विद्युत आवेश कहेंगे। हम Q बराबर हमेशा N E लिखेंगे। N माने पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या मतलब हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4। कभी भी हम 0.5, 0.3, 0.4 ऐसा नहीं लिखेंगे। अगर कहीं भी ऐसा लिखा हुआ है तो आप समझ जाइए कि वो विद्युत आवेश संभव नहीं है। तो ये होता है विद्युत आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत। ये भी आपका क्लियर हो गया होगा कि अब इसके बाद दो आवेशित वस्तुओं को संपर्कित करने पर दोनों वस्तुओं में आवेश का वितरण। अगला देखिए, चौथा, दो आवेशित वस्तुओं को संपर्कित करने पर दोनों वस्तुओं में आवेश का वितरण। आवेश का वितरण सबसे पहले आपने पढ़ा था कि जो विद्युत आवेश होते हैं वो बीजगणितीय योग के नियम का पालन करते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से ये नियम भी होगा। इसमें आप समझ लीजिए कि जैसे दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु ये है ए, इस पर मान लीजिए Q1 आवेश है, और एक वस्तु B है जिस पर मान लीजिए Q2 आवेश है, और दोनों वस्तुओं को एक दूसरे से जोड़ देते हैं। ये दोनों वस्तुएं हैं और दोनों वस्तुओं को क्या करते हैं, एक दूसरे से जोड़ देते हैं। तो ये वस्तु A है, ये B है। एक चीज और यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो A की त्रिज्या है, यहाँ पे अगर हम गोला मान रहे हैं तो दोनों की त्रिज्याएं बराबर होनी चाहिए, तब ये कंडीशन लागू होगा। तो A और B की वस्तुएं, जो A और B वस्तुएं हैं, A पर Q1 आवेश है, B पर Q2 आवेश है, A की त्रिज्या R है और B की भी त्रिज्या R है, मतलब दोनों के आकार बराबर है। दोनों वस्तुओं को जोड़ने के बाद इन पर जो नेट आवेश आएगा, नेट आवेश, दोनों वस्तुओं पर नेट आवेश जो होगा
वो हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2। मतलब ये इस पर भी Q1 प्लस Q2 बटा 2, यहां भी Q1 प्लस Q2 बटा 2। दोनों वस्तुओं पर आवेश का परिमाण बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों वस्तुओं को जोड़ने के बाद जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन सामान्य अवस्था से ज्यादा होंगे वो दूसरी वस्तु में चला जाएगा, जिससे दोनों वस्तुओं में ये आवेश का विनिमय तब तक, इलेक्ट्रॉनों का विनिमय तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों पर आवेश का परिमाण बराबर ना हो जाए। तो दोनों वस्तुओं में आवेश जुड़कर Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 हो जाएगा। ये हो गया। मान लीजिए अगर दोनों वस्तुएं, जैसे मान लीजिए गोला नहीं है, गोलाकार नहीं है, इस तरह की कोई प्लेटें हैं और प्लेटों के साइज भी यहाँ पे बराबर हैं, बराबर साइज की प्लेटें हैं, तो इन पर जैसे मान लें इस पर Q आवेश है, धनात्मक आवेश, और इस पे 0 है, Q2 0 है, ये Q1 है। तो अब यहाँ पे इन दोनों वस्तुओं को एक दूसरे से जोड़ देते हैं। तो इन दोनों वस्तुओं को जोड़ने के बाद, इन दोनों वस्तुओं को, दोनों प्लेटों को एक दूसरे से जोड़ने के बाद इन पर जो आवेश होगा, आवेशों का विनिमय होकर ये दोनों वस्तुओं पर आवेश का परिमाण बराबर हो जाएगा। Q नेट बराबर Q1 प्लस Q2 बाई 2। तो Q नेट, Q1 का मान Q है और Q है, Q2 का मान 0 है, तो ये Q प्लस 0 बाई 2, तो ये होगा Q बाई 2, Q नेट। तो दोनों वस्तुओं पर अलग अलग Q बाई 2 आवेश हो जाएगा। यहां पर देखिए Q, इस पे आवेश था पहले प्लेट पर, ये पहला प्लेट है और ये दूसरा प्लेट है। पहले प्लेट पर Q आवेश था, दूसरे प्लेट पर आवेश, नेट आवेश 0 था। तो दोनों आवेशों को जब दोनों प्लेटों को जब हम संपर्कित करेंगे चालक तार के द्वारा, चालक तार है ये चालक है जो बीच में जुड़ा हुआ, जिससे जुड़ा हुआ है दोनों प्लेटें, तो इनमें आधा आधा आवेश हो जाए, Q का आधा आधा। ये चीज आपको समझ आई होगी कि अगर दो वस्तुओं को, जिनमें दोनों वस्तुएं आवेशित हैं, दोनों को एक दूसरे से किसी चालकीय तार या चालक के द्वारा हम जोड़ देंगे तो उनमें आवेश बराबर हो जाएगा। दोनों वस्तुओं पर आवेश का परिमाण बराबर होगा, बशर्ते कि दोनों वस्तुओं की साइज एक जैसी होनी चाहिए। यहाँ पे दोनों A और B जो गोले लिए गए हैं, इन पर A की त्रिज्या वही है, B की त्रिज्या भी वही हमने मानी है, तो दोनों की साइज बराबर ही हुई, तो दोनों पर क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 नेट आवेश ए दोनों गोलों पर अलग अलग होगा, ये जान लो। नहीं तो एक ये मत समझना कि दोनों का नेट अलग अलग है, ये हम यहां पे कह सकते हैं, ऐसे समझिए QA बराबर QB, ऐसा समझिए QA बराबर QB, यहां भी हो जाएगा QA, आप समझिए Q1 डैश बराबर Q2 डैश, नहीं तो कंफ्यूजन होगा अलग अलग समझने में। तो दोनों वस्तुओं पर, मतलब A और B दोनों पर आवेश बराबर, और बराबर कितना होगा, दोनों आवेशों का औसत, मतलब दोनों को जोड़कर बटे 2 कर देंगे। और यहां भी देखिए, यहां पे एक पर आवेश क्यों है, दूसरे पर आवेश नहीं है, तो दोनों वस्तुओं को जब दोनों प्लेटों को संपर्कित करेंगे एक दूसरे से, तो इन पर आवेश देखिए बराबर हो जाएंगे, Q1 और Q2, Q1 डैश Q2 डैश बराबर क्या होगा, Q1 प्लस Q2 बाई 2। Q1 का मान Q है, Q2 का मान 0 है, तो ये हो जाएगा Q बाई 2। तो ये बात भी आपको समझ आ गई होगी। दो आवेशित वस्तुओं को संपर्कित करने पर दोनों वस्तुओं में आवेश का वितरण। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि दो आवेशित वस्तुओं को संपर्कित करने पर दोनों वस्तुओं में आवेश का वितरण बराबर हो जाता है। और बराबर कितना होगा, जैसे इस पे Q1 आवेश है, Q2 आवेश है, तो इन पे दोनों वस्तुओं पे, A वस्तु पर B वस्तु पर, देखिए QA और QB बराबर हमने लिखा हुआ है। QA बराबर QB कैसे हो जाएगा, दोनों वस्तुओं के आवेशों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, तो Q1 प्लस Q2 बाई 2 आ जाएगा। जैसे यहाँ पे ये बात भी आपको समझ आ गई होगी। इसी प्रकार कोई भी दो वस्तुएं हैं, बस आप ये ध्यान रखना कि दो वस्तुओं के जो साइज हैं, जो आपको दिए गए, उनके साइज बराबर होने चाहिए, नहीं तो आवेशों का वितरण अलग हो जाएगा। ये बात आपको आगे हम बताएंगे,
आवेशों का पुनर्वितरण, तो उसमें दूसरा नियम लगता है। लेकिन अभी यहाँ पे आपको जो कूलाम का नियम चल रहा है, इसमें बस ये चीज ध्यान देना है कि दोनों वस्तुओं के साइज क्या होने चाहिए, बराबर। तो मैं इसको मिटा देता हूं, या फिर आप जो है नोट कर लीजिए। मैं दोबारा अगला 5वां पॉइंट लिखता हूं। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक। देखिए, आपने इसके पहले हाई स्कूल में भी कुछ इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक पढ़े थे, तो उसमें आपने पढ़ा था कि विद्युत धारा बराबर विद्युत आवेश बटा समय, ये पढ़ा था, जिसमें विद्युत धारा मूल राशि है, समय भी मूल राशि है, लेकिन जो विद्युत आवेश है ये मूल राशि नहीं है। ये क्या है, व्युत्पन्न राशि। तो हमें क्या चाहिए, एसआई मात्रक। तो विद्युत आवेश बराबर क्या होगा, विद्युत धारा गुणे समय, विद्युत धारा गुणे समय। तो विद्युत धारा का मात्रक, क्योंकि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, और समय का आप जानते होंगे ये होता है सेकंड। तो विद्युत आवेश का मात्रक हो जाएगा, आवेश का एसआई मात्रक, यहां पर विद्युत धारा को एम्पियर में मापेंगे और समय को किसमें मापेंगे, सेकंड में। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर सेकंड, या इसी को एम्पियर सेकंड को कूलाम लिखा जाता है, कूलाम भी पढ़ा जाता है। तो एक कूलाम बराबर एक एम्पियर सेकंड होता है, एक कूलाम बराबर एक एम्पियर सेकंड। ये विद्युत धारा का एसआई मात्रक हो गया। एक विद्युत धारा का एसआई मात्रक मतलब एम्पियर, जो कि मूल मात्रक है, और सेकंड भी मूल मात्रक है। और मूल मात्रक से बनने वाला जो मात्रक होता है व्युत्पन्न मात्रक होता है। दो या दो से अधिक मूल मात्रकों से बनाए गए मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो यहाँ पे कूलाम किससे बना है, एम्पियर और सेकंड से। तो एम्पियर और सेकंड के संयोजन से कूलाम बना है, तो कूलाम क्या हो गया, व्युत्पन्न मात्रक। तो एक कूलाम बराबर एक एम्पियर सेकंड होता है। ये विद्युत आवेश का एसआई मात्रक हो गया। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई बात अगर इसमें नहीं समझ में आती हो, तो आप जो है वीडियो को देखकर जो बात आपको नहीं समझ में आती होगी वो चीज आप कमेंट करेंगे, तो मैं आपको दोबारा मैं इस चीज को क्लियर कर दूंगा। आपको कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चाहे जो भी पॉइंट इसमें होगा, हर एक पॉइंट को आपको दोबारा बताया जाएगा। इसमें आप कोई भी हेडेक नहीं लेना है। तो ये हो गया विद्युत आवेश का एसआई मात्रक। और सीजीएस भी मैं आपको बता देता हूं, सीजीएस भी मात्रक विद्युत आवेश का क्या होता है। देखिए, विद्युत आवेश का सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में मात्रक क्या होगा। विद्युत आवेश का जो सीजीएस मात्रक होता है वो स्टेट कूलाम होता है। विद्युत आवेश का सीजीएस मात्रक स्टेट कूलाम होता है। स्टेट कूलाम, या इसी को ईएसयू कहते हैं। ईएसयू का मतलब होता है
इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ये होता है स्टेट कूलाम। तो क्योंकि एक कूलाम बराबर होता है 3 गुणे 10 की घात 9 स्टेट कूलाम, तो एक स्टेट कूलाम बराबर क्या हो जाएगा, एक स्टेट कूलाम बराबर 1/3 गुणे 10 की घात -9 कूलाम, या इसी चीज को सॉल्व करके लिख सकते हैं 3.3 इंटू 10 पावर -10 कूलाम। तो एक ESU बराबर हो जाएगा 3.3 गुणे 10 की घात -10 कूलाम। ये विद्युत आवेश के मौलिक गुण थे जो कि मैंने आपको बता दिए। 5 मौलिक गुण हमने लिखे थे, पांचों मैंने आपको क्लियर किया। विद्युत आवेशों की योज्यता, विद्युत आवेशों का संरक्षण, विद्युत आवेश का क्वांटीकरण, और दो आवेशित वस्तुओं को संपर्कित करने पर वस्तुओं में आवेश का वितरण, और पांचवा मैंने लिखा था विद्युत आवेश का SI मात्रक। और ये इसमें एक और ऐड कर लीजिए, विद्युत आवेश जो है, विद्युत आवेश एक अदिश राशि है, अदिश राशि है, ये भी आप इसमें ऐड कर लीजिए। ये भी विद्युत आवेश के मूल गुण में आएगा, क्योंकि विद्युत आवेश जो है बीजगणितीय योग के नियम का पालन करता है, इसलिए, या उसके अतिरिक्त भी इसमें कोई दिशा तो होती नहीं है, केवल परिमाण ही परिभाषित होता है। तो ये क्या हो जाएगा, विद्युत आवेश एक अदिश राशि। बाकी ये मौलिक आवेश मतलब विद्युत आवेश की मूल गुण हो गए विद्युत आवेश के बारे में, जिसे आप नोट कर लीजिए, और जो भी डाउट होगा आप क्लियर करके कमेंट करके बताएंगे तो मैं आपको फिर से इसके बारे में आपको क्लियर करके बता दूंगा। विद्युत आवेश के मूल गुण जो कि ये आपको मैंने बता दी सारी विशेषताएं गुणों मतलब विद्युत आवेश के। इसके अतिरिक्त अगर आपको कोई और टॉपिक इसमें आपको समझ आता है या फिर आपको लगता है कम है, आप कमेंट करेंगे तो मैं इसको बनाऊंगा, फिर दोबारा से मैं बना दूंगा। और इसमें अगर कोई चीज आपको ना समझ आता हो, आप कमेंट करेंगे तो वो भी आपका क्लियर किया जाएगा। इसी प्रकार की क्वालिटी वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। और जो भी आपको फिजिक्स में प्रॉब्लम होती होगी या इसके अतिरिक्त भी सारे विषय यहाँ पर वीडियो बनाए जाएंगे, सारे विषय की वीडियोज को चैनल पे डाला जाएगा। जिस विषय में भी आपको दिक्कत होगी आप जो है उस विषय में कमेंट कर सकते हैं और सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। थैंक यू।